अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी बाबर साइनिंग इन। आप लोग देख रहे हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर मबनी एक प्लेलिस्ट, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, जिसका आज लास्ट टॉपिक है, फूड आया रेडिएशन। इंशाल्लाह इस टॉपिक को कवर करते हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर अडू। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं फूड आया रेडिएशन की, तो खतरनाक चीज लग रही है ये, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको आगे देखेंगे तो पता चलेगा ये इतनी भी खतरनाक चीज नहीं है। अच्छा जी, डेफिनेशन पे आए थे सबसे पहले। फूड आया रेडिएशन की डेफिनेशन क्या है कि फूड सेफ्टी टेक्नोलॉजी यूजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एस गैमा रेज, एक्स रेज या इलेक्ट्रॉन बीम। ये एक फूड सेफ्टी या फूड सेफ्टी को इंश्योर करने की एक टेक्नोलॉजी है। किस तरह काम करती है? ये इस तरह काम करती है कि आयनाइजिंग रेडिएशंस को यूज करती है, डिफरेंट तरीके की आयनाइजेशन को यूज करती है डिफरेंट खानों के लिहाज से। जैसा कि ये यूज करती है गैमा रेस को, एक्स रेस को और इलेक्ट्रॉन बीम्स को। पर्पस क्या है भाई? टू एलिमिनेट पैथोजेंस। ठीक है, टू एलिमिनेट पैथोजेंस, पेस्ट, और इन टर्न फायदा क्या होगा? एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड। और एक और इसकी बात क्या है भाई, एक मजीद इसका एक एडिशनल पॉइंट ये है कि इट इज नॉन इन्वेसिव, मतलब डज नॉट मेक द फूड रेडियो एक्टिव। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बेनिफिट्स ऑफ फूड आया रेडिएशन की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देख लें कि भाई एनहांसेस द फूड सेफ्टी, यानी रिड्यूसेस द हार्मफुल पैथोजन जैसे सैल्मोनेला है, इकोलाई है, लिस्टीरिया है। ठीक है, तो ये इन हार्मफुल पैथोजेंस की कंसंट्रेशन को, उनके लोड को रिड्यूस करता है। ठीक है जी, उससे फायदा क्या है? इट मिनिमाइजेस द फूड बोर्न इलनेसेस। उसके बाद ये क्या कर रहा है भाई? एक्सटेंडिंग द शेल्फ लाइफ। जब ये लोड वगैरह कम हो गया, स्पॉइलेज, ठीक है, इसको आपने कंट्रोल कर लिया। और एक और भी काम ये करता है कि आपकी जो राइपनिंग या स्प्राउटनिंग होती है ना, स्प्राउटिंग या राइपनिंग जो होती है उसको डिले कर देता है। तो आपकी उससे क्या होता है? शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे पोटैटोज, अनियंस में राइपनिंग और स्प्राउटिंग का जो मेथड होता है उसको डिले कर देता है, उसके प्रोसेस को डिले कर देगा। स्पॉइल्स को कंट्रोल, ये तो हम पहले देख चुके हैं फूड सेफ्टी वाले पॉइंट में। तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि ये शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर रहा है और फूड वेस्ट रिड्यूस हो रहा है। जब फूड वेस्ट नहीं होगा तो मतलब लोग इस्तेमाल करेंगे और शेफ लाइफ बढ़ रही है इस वजह से। ठीक है जी, इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल। आया रेडिएशन से अब क्या करते हैं? स्टेरिलाइज कर देते हैं अपने खाने को या किल कर देते हैं उसके अंदर इंसेक्ट को। ठीक है, प्रिवेंट्स द इन्वेसिव स्पीशीज स्प्रेड इन इंटरनेशनल ट्रेड। यानी अगर आप इंटरनेशनली ट्रेड करना चाह रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो सोचिए कि आपने अपना जो है वो कंटेमिनेटेड खाना, आपको पता नहीं था लेकिन आपने भेज दिया दूसरे मुल्क। अब वो वहां जा रहा है, वहां भी जाके लोगों को तबीयत खराब कर रहा है, या वहां पे क्वालिटी चेक्स ने पकड़ लिया, तो आपका नाम खराब होगा, अभी कंट्री का नाम खराब होगा। आप आईआर रेडिएशन यूज करते हो तो इंटरनेशनल ट्रेड में ये देखा गया है कि जो इंसेक्ट वगैरह, जो पेस्ट वगैरह थे, उनकी क्वालिटी, उनका लोड काफी कम हुआ है। ठीक है, तो पेस्ट कंट्रोल भी आप इससे कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेस और kills the insects। ठीक है, प्रिवेंट्स द इन्वेसिव स्पीशीज स्प्रेड इन द इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अलावा इसका और फायदा क्या है? प्रिजर्व्स द फूड क्वालिटी, मेंटेन्स द टेक्सचर, टेस्ट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, नो केमिकल रेजिड्यूज और सिग्निफिकेंट टेम्परेचर चेंजेस, यानी इसका कोई रेजिड्यू भी नहीं रहता आपके खाने में। ठीक है, कोई टेम्परेचर चेंज में भी कोई मसला नहीं आता। और मतलब कोई ऐसा टेम्परेचर चेंज भी नहीं करता कि आपके खाने में कोई मसला है, कोई क्वालिटी पैरामीटर ऑल्टर हो। तो ये वाला काम भी नहीं करता। ऐसे हमने देखा था ना भाई कि कूल मेथड अगर हम कर रहे हैं, लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी था कि हम रैपिड कूलिंग करें ताकि स्मॉल आइस क्रिस्टल्स बने। स्मॉल आइस क्रिस्टल्स बनेंगे तो फायदा ये होगा कि फिर आपका कोई वो क्या कहते हैं उसको, स्मॉल आइस क्रिस्टल का फायदा ये होगा कि आप अपनी क्वालिटी पैरामीटर्स को बचा सकते हो, वो ज्यादा खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने रैपिड कूलिंग नहीं की, स्लो कूलिंग की है, तो आपके पास मसला हो सकता है, मतलब क्वालिटी पैरामीटर्स आपके इफेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक लिमिटेशन थी ना वहाँ पे। इसी तरह हीट अगर आपने बहुत ज्यादा दे दी, हीट मेथड जो होता है हमारा ब्लांचिंग वगैरह में, या आपने स्टेरिलाइजेशन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, तो वो भी हमारे प्रोडक्ट की जो फिजिकल क्वालिटी है, उसके क्वालिटी पैरामीटर्स को ऑल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इसमें फायदा क्या है कि आईआर रेडिएशन से कोई सिग्निफिकेंट टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा। तो ये दोनों मसले मसाइल, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के मसले मसाइल से हम बच सकते हैं। और कोई केमिकल रेजिड्यू बचता ही नहीं है अगर हम आईआर रेडिएशन यूज करते हैं, तो ये भी एक फायदा है। तो उससे फायदा क्या हो रहा है कि टेस्ट, टेक्सचर, न्यूट्रिशन प्रिजर्व है, फूड बोर्न इलनेसेस नहीं हो रही। और जो हमने देखा था कि इंटरनेशनल ट्रेड में, मतलब आप जो इंटरनेशनल सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं,
उसको आप मीट कर रहे हो तो ग्लोबल ट्रेड में ये फैसिलिटेट हो रहा है, ठीक है जी। और पेस्ट फ्री प्रोड्यूस को आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये बात हमने देखी थी। इसके अलावा नॉन केमिकल ऑल्टरनेटिव है ये। इट बेसिकली अलाइंस विद द डिमांड फॉर केमिकल फ्री या फिर मिनिमली प्रोसेस्ड फूड जिसे हम कहते हैं आजकल। तो ये उस कंज्यूमर प्रेफरेंस से भी अलाइन करता है, ठीक है जी। तो ये क्या है, नॉन केमिकल ऑल्टरनेटिव। अच्छा जी, अगर हम प्रिंसिपल्स पे आ जाए भाई, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, इस पे फूड आयर रेडिएशन काम कर रहा है, क्या मैकेनिज्म है। तो भाई सबसे पहले होता है इस तरह से है कि आयनाइजेशन या आयनाइजिंग रेडिएशन पास करती है फूड में, मतलब फूड के थ्रू फूड से आर पार हो जाती है आपकी आयनाइजेशन, आयोनाइजेशन रेडिएशन, लिविंग नो रेजिड्यू। और जब ये आर पार हो रही होती है आपके फूड से, व्हेन इट पासेस थ्रू द फूड, इट बेसिकली डैमेजेस द डीएनए ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट एंड पैरासाइट, ठीक है जी। तो डीएनए को डैमेज कर रही है, और क्या काम कर रही है, एक और काम क्या करेगा ये, कि इट इनहिबिट्स द राइपनिंग एंड द स्प्राउटिंग प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आईआर रेडिएशन, मतलब टाइप्स ऑफ रेडिएशन की अगर हम बात करें, रेडिएशन की सोर्सेस, तो गैमा रेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। हाईली पेनिट्रेटिंग फोर्स है ये, ठीक है। सुटेबल फॉर डेंस फूड। इसके अलावा एक्सरेज, इफेक्टिव फॉर लार्ज पैलेट, यानी डीप पेनिट्रेशन के लिए ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा अच्छी है एक्सरेज, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन बीम्स, वो क्या है भाई, सरफेस ट्रीटमेंट फॉर थिनर फूड्स यानी जो ज्यादा डेंस ना हो, ज्यादा थिक ना हो, उनके लिए बेहतर है ये। और इलेक्ट्रॉन बीम क्या है, एनवायरमेंटली सेफर भी है। अच्छा जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे मैंने बात की थी पहले कि डीएनए को माइक्रोब्स या पेस्ट वगैरह के डीएनए को जो है ये डैमेज कर देगा। जब डीएनए को डैमेज करेगा तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है, ठीक है। और जब डीएनए डैमेज हो जाएगा तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो अपने जो लाइफ कैरिंग आउट फंक्शंस हैं, रिएक्शंस प्रोसेसेस हैं, उसको कैरी आउट नहीं कर सकता। इसी तरह पेस्टिसाइड्स, वो पैरासाइट पेस्टिसाइड्स कह रहा हूँ, पैरासाइट इंसेक्ट्स, इन सबको स्टेरिलाइज कर देता है और उसके लिए लीथल इफेक्ट्स कॉज करने का बाइस बनता है, ठीक है, उसको मार देगा। तो ये भी एक हमारे पास फायदा है, ठीक है जी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो इस तरह से है, मैकेनिज्म हम देख चुके हैं, और टाइप ऑफ रेडिएशन सोर्सेज को भी हम पढ़ चुके हैं अलहमदिल्ला। अच्छा जी, अब एप्लीकेशंस ऑफ फूड या रेडिएशन कहाँ कहाँ भाई यूज कर सकते हैं कॉमनली, जो हम फूड जिसको ट्रीट करते हैं, जिसको हम अपना हदफ बनाते हैं फूड या रेडिएशन का, वो है स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट। स्पाइसेस में क्या है भाई, माइक्रोबियल लोड को ये कम कर देगा विदाउट फ्लेवर चेंजेस। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में राइपनिंग को, स्प्राउटनिंग को डिले कर देगा, प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। मीट में जो जैसे इकोलाई वगैरह होते हैं, ये सारे पैथोजन इसको एलिमिनेट कर देगा, ठीक है जी। और इट कॉम्प्लीमेंट्स विद ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन, ठीक है जी। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव इसका वही है कि शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है, पेस्ट को कंट्रोल करना है, और स्पेसिफिकली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा स्पॉइलेज को रिड्यूस करना है, और स्पॉइलेज को रिड्यूस करेंगे तो एक और फायदा क्या है, कि फूड बोर्न इलनेसेस भी रिड्यूस हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारा लास्ट पॉइंट है नंबर फोर्थ, वो क्या है कि नॉन केमिकल प्रिजर्वेशन का एक तरीका है, एक ऑल्टरनेट है जो हमें प्रोवाइड हो रहा है। तो ये भी हम पहले देख चुके हैं। अच्छा जी, अब इसके कुछ सेफ्टी एस्पेक्ट्स देख लेते हैं भाई। अगर हम बात करते हैं रेगुलेटरी स्टेटस, तो इंटरनेशनली अगर इसको देखें तो WHO ने, FAO ने इसको सेफ इंडोर्स किया हुआ है, ठीक है। यूएसए में इसके FDA ने कुछ अप्रूव्ड पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जैसे मीट के लिए, स्पाइस के लिए, प्रोड्यूस के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं, और इसमें लेबलिंग जो है वो लेकिन रिक्वायर्ड है। यूरोपियन यूनियन ने कुछ लिमिटेड अप्रूवल दिया हुआ है स्पेसिफिक हर्ब्स, स्पेसिफिक स्पाइसेस के लिए, और इसने भी ये कहा है कि आप जो है वो लेबलिंग जो है वो मैंडेटरी रखेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ साइंटिफिक फाइंडिंग्स ऑन फूड आईआर रेडिएशन। अच्छा जी, सेफ्टी ऑफ फूड आयर रेडिएशन, एक्सटेंसिव रिसर्च ने हमें यह बताया है कि फूड आयर रेडिएशन, मतलब फूड के लिए जो हम सेफ्टी टेक्निक आयर रेडिएशन को यूज कर रहे हैं, जो हम IR रेडिएशन को यूज कर रहे हैं वो सेफ है, ठीक है। इट डज नॉट मेक द फूड रेडियो एक्टिव और कॉम्प्रोमाइज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, और ना ही फूड को रेडियो एक्टिव बना रहा है, ठीक है जी। ये स्टेप्स जो है ना साइड में, ये इसलिए हैं ताकि आप लोगों के लिए वो एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए और पॉइंट्स को दिमाग में रखने के लिए आसान रहेगा इंशाल्लाह। तो नंबर वन सेफ्टी कंफर्म होगी। नंबर टू जो आपके वो थे मिसकंसेप्शंस,
उसको इसने जो है वो एड्रेस करना शुरू किया। वो किस तरह से, वो हम देखते हैं आगे। पहले हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि सेफ्टी ऑफ फूड आया रेडिएशन। हम पहले स्टेप पे ही हैं अभी कि एक्सटेंसिव रिसर्च ने, यानी बहुत सारी रिसर्च की गई है, रिगरस रिसर्च की गई है, उसने ये कंफर्म किया है कि फूड आया रेडिएशन जो है वो सेफ है। ठीक है, ये कोई खाने को हमारे रेडियो एक्टिव नहीं बनाती है और ना ही क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। इसी तरह माइनर चेंजेस टू फूड प्रॉपर्टीज आर जनरली आउटवेड बाय द सेफ्टी बेनिफिट्स। कुछ अगर थोड़े बहुत फूड को ये माइनर से प्रॉपर्टी चेंजेस आ भी रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो बेनिफिट्स हमें इससे मिल रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा है। जैसे पैथोजेंस की क्वालिटी, उनका लोड वो रिड्यूस हो रहा है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो रही है, तो वो ज्यादा बड़ा फायदा है। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करें भाई पब्लिक परसेप्शन और एक्सेप्टेंस की, तो कुछ चैलेंजेस हैं कि मतलब स्केप्टिसिज्म है कि यार ये कुछ मसला है, उस बारे में मिसकंसेप्शन है क्योंकि एजुकेशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है कि एजुकेशनल कैंपेन्स रन की जाए, इसके बेनिफिट्स और सेफ्टी को हाईलाइट किया जाए, ट्रांसपेरेंट लेबलिंग की जाए, यानी मतलब बताया जाए, मतलब वो जो एक सिग्नल नहीं होता सेफ्टी का जो येलो कलर का होता है, उसको यूज किया जाए, बताया जाए कि भाई हमने इसको इस तरह से ऐसे यूज किया है, और लोगों को एजुकेट किया जाए। जो हम रिसर्च कर रहे हैं उससे तो हमें ये पता चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ एफटीज को यानी फूड टेक्नोलॉजिस्ट को पता है। बाकी लोगों को बताएं तो उससे कंज्यूमर की एक्सेप्टेबिलिटी रेट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा जी। और ये भी बताया उनको साथ में कि इट अलाइंस विद इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ गोल्स। हम पहले पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो इससे आपका पब्लिक का ट्रस्ट भी जो है वो इंक्रीज होगा और इनहेंस होगा। अच्छा जी। अब हम आगे आ रहे, हमारा आ रहा है पॉइंट, अब हमारी स्लाइड है इफेक्ट्स ऑफ आयर रेडिएशन और फूड प्रॉपर्टीज। अच्छा जी। सबसे पहले न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें दो तरीके से, दो एस्पेक्ट से हम इसको देखेंगे। एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू से और दूसरा फ्लेवर और टेक्सचर से। न्यूट्रिशनल वैल्यू में देखें तो भाई बेसिकली इसका मिनिमल इम्पैक्ट होता है, ज्यादातर विटामिन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन कुछ अगर सेंसिटिव विटामिन हैं जैसे थायमीन, ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स हम लूज कर सकते हैं, लेकिन मतलब वो बहुत कम है, मतलब बाकी सारे मोस्टली तो इंटैक्ट ही रह रहे हैं ना, दे रिमेन इंटैक्ट। लेकिन कुछ सेंसिटिव विटामिन होते हैं जो लूज हो जाते हैं हमारे पास, जैसे थायमिन की मिसाल है। ठीक है। और इसके अलावा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो हमारे जैसे प्रोटीन है, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्ब्स, ये सब ये अनइफेक्टेड रहते हैं एट टिपिकल डोजेज, यानी स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे इनको कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो नो सिग्निफिकेंट चेंज। ठीक है। इसके अलावा टेक्सचर और फ्लेवर की बात करें तो मीट पे अगर हम बात करें, गोश्त की बात करें, तो दे मे एक्सपीरियंस माइनर टेक्सचर और फ्लेवर चेंजेस। डोज पे डिपेंड करता है कि आयर रेडिएशन आपने कितनी ज्यादा डाली है। अगर आप ऑप्टिमल डालेंगे तो ठीक है, कुछ ज्यादा डाल दी तो कुछ माइनर से टेक्सचर या फ्लेवर चेंजेस हो सकते हैं, इट मे एक्सपीरियंस। इसके बाद स्पाइसेस और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में अगर आप, जैसे हमने देखा था कि अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें यह है कि भाई आयर रेडिएशन जो है वो बहुत मिनिमली इफेक्ट करती है, मतलब बहुत कम इफेक्ट कर रही है आपके टेस्ट या अरोमा प्रोफाइल को। तो ज्यादातर आयर रेडिएशन स्पाइसेस और ड्राई इंग्रेडिएंट्स के मामले में प्रेफर की जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम इसको कंपेयर करें, इट्स कंपैरिजन विद अदर प्रिजर्वेशन मेथड्स, तो हमारे पास क्या नतीजे या क्या रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे। अगर हम फ्रीजिंग की बात करें, फ्रीजिंग जो है वो इफेक्टिव है, लेकिन ये टेक्सचर को ऑल्टर करती है, जैसे हमने बात की थी चिलंजरी वगैरह की भी, और रैपिड हीटिंग और वो रैपिड कूलिंग और अगर स्लो कूलिंग का डिफरेंस अगर आप लोगों को याद हो तो उससे भी पता चल जाएगा कि फ्रीजिंग कुछ कुछ लिमिटेशंस अपने साथ रखती है, लेकिन इसके मुकाबले में आईआर रेडिएशन प्रिजर्व द टेक्सचर बेटर। अच्छा जी। इसके अलावा केमिकल रेडिएशंस, वो केमिकल प्रिजर्वेशन। अब केमिकल प्रिजर्वेशन की हमने जैसे बात की थी, तो इसमें क्या है कि भाई जो बेंजोएट और सॉर्बेट इन सब की हमने बात की थी ना एक लेक्चर में हमारे, उसी की बात हो रही है। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कैन लीव अनडिजायरेबल रेजिड्यूज, यानी अपनी बाकियात कुछ वो छोड़ सकते हैं जो अनडिजायरेबल हैं। जबकि इन कंपैरिजन इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करता आ रहा हूं कि आईआर रेडिएशन लीव्स नो रेजिड्यू, नो रेजिड्यू। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम हीट ट्रीटमेंट्स की बात करें, जैसे कैनिंग हो गया, पेस्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन हो गया, तो सिग्निफिकेंटली हाई टेम्परेचर यूज होते हैं। दे कैन कॉज सिग्निफिकेंट न्यूट्रिएंट लॉस एंड फ्लेवर चेंजेस, वेयर एज आईआर रेडिएशन हैज लेस इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिएंट्स, तकरीबन मिनिमल इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिएंट्स, टेक्सचर एंड फ्लेवर। ठीक है जी। तो आईआर रेडिएशन हमें पता चला कि इन तमाम मेथड से बेहतर है, तो हमारा कंक्लूजन तो ये निकला। सो विद दैट सेड, अल्हम्दुलिल्लाह आज फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग का बेसिक सा कोर्स प्लेलिस्ट हमारी खत्म हुई, और यहाँ पे हमारा टॉपिक भी खत्म होता है। सो विद दैट सेड, दिस इज मी, आई एवर टेकिंग, या आई एवर साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।